भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखा था, जब हमारे 4 फैक्टर आए थे। जब हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ की शेप के कारण उसमें ग्रेविटी कैसे चेंज करती है। फिर हमने देखा था कि हमारी जो ग्रेविटी है वो हाइट के साथ कैसे चेंज करती है। फिर हमने देखा था डेप्थ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने देखा था कि उसके रोटेशन के कारण क्या होता है, वही हमारे पोल और इक्वेटर का कॉन्सेप्ट आ गया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। जो अर्थ का जो मास है और जो डेंसिटी है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमें पता है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज gm/r²। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे अर्थ का मास निकालना हो तो हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, यहाँ पे g r² कितना आ जाएगा, g ये आ जाएगा gr²/g, ये हमारा मास आ जाएगा। हमें सिंपली इनकी क्या वैल्यू है, वैल्यू रखनी है सिंपली। ठीक है, r हमारा हमें पता है अर्थ की रेडियस हमारी 6400 किलोमीटर होती है ना। इसको सॉल्व कर देंगे 6.4 नियरली 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁶²। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, g की वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अगर यूनिट हमें देखनी हो तो हम ऐसे ले सकते हैं कि g m1 m2 हमने देखा था कि हमारे पास g की वैल्यू यूनिट आई थी दैट इज kg। जैसे कि हमने देखा था यहाँ से कि हमारे पास F इज इक्वल टू क्या था, g m1 m2/r², ये था ना। अब अगर g की डायमेंशन हमें देखने हैं तो फोर्स का हमारे पास न्यूटन आएगा, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg का -2, ये थी हमारी यूनिट, है ना। तो इसकी यूनिट हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, हमारे पास नियरली 10⁻25 kg के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है जो है अर्थ का मास। सिंपल जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे तो डायरेक्ट हमें जो है अर्थ के मास के डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद अगर हमें डेंसिटी चेक करनी हो तो डेंसिटी हमें पता है हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी निकालनी है, मास वॉल्यूम क्या आ जाएगी 3/4, क्योंकि 4/3 है πr⁵, है ना। और हमें पता है कि g इज इक्वल टू हमारे पास gm/r² होता है। सिर्फ सिंपली हमें लिखना क्या है, यहाँ पे मास की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, जब आप इस ग्रेविटी को सारी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, क्योंकि g हमारे पास होगा, सिर्फ हमें m की वैल्यू यहाँ से रखनी होगी 4/3 π⍴g, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था कि हमारे पास जो m की वैल्यू आई थी वो ये आई थी 4/3 π⍴gr। ठीक है, सिर्फ हमें m की जगह पे ये वाली वैल्यू रखनी है और सारी वैल्यू हमें पुट कर देनी है, क्योंकि हमें निकालनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम अलग से ले लेंगे तो 3m/4 आ जाएगा, नीचे पाई आ जाएगा, g आ जाएगा, r आ जाएगा। सिर्फ हमें इन सब की वैल्यू पुट करनी है। अर्थ की रेडियस हमें पता है 6400 होती है, ठीक है, किलोमीटर। ये सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास पॉइंट समथिंग हमारे पास, और क्योंकि हमें डेंसिटी निकालनी है क्योंकि रो है, ठीक है, तो डेंसिटी आ जाएगी तो kg/m³, है ना, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी डेंसिटी। तो अगर हम न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाए, क्योंकि हम इनकी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हमें डेंसिटी की वैल्यू जो है अर्थ की डेंसिटी की वैल्यू लिखनी है 5478.04, ठीक है, kg/m³। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट थे जहां से आप सिंपल निकाल सकते थे डेंसिटी और मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हम करेंगे, इसके बाद हमारा आता है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब देखो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब देखो इनर्शियल मास क्या होता है। इनर्शियल मास, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा है, मतलब इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी मोशन को एक तरीके से हम बोल सकते हैं ओपोज करना, दैट इज इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है,
यानी कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट करना चाह रही हो या एक्सेलरेट करना चाह रही हो, अगर उसमें कुछ ओपोजिशन आए तो वो एक तरीके से इनर्शिया ही होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इनर्शियल मास। इनर्शियल मास ये होता है हमारा इनर्शियल मास। ठीक है, अब इनर्शियल मास क्या है? इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी टू ओपोज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन इट्स मोशन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी हमें, अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है कि फोर्स लगाने के कारण किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात यहाँ पे इनर्शियल मास की हो रही है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो मेजर मतलब किसी बॉडी की वो एबिलिटी होती है किसकी, कि ओपोज द प्रोडक्शन, की अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो वो उसमें जितना एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कितना ओपोज कर सकती है, दैट इज द इनर्शियल मास। क्योंकि हमें, मैंने बताया था इसके नाम में ही है इनर्शिया, मतलब उसके जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही होगी उसको वो ओपोज करेगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण उसमें मतलब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो उस एक्सेलरेशन को कितना, बोल सकते हैं हम, कितना ओपोज करेगी, है ना, यानी उसको कितना स्टैटिक में रखना चाहेगी, वो हमारा होता है इनर्शियल मास। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं इनर्शियल मास के। सबसे पहले आती है ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी, यानी इसके ऊपर ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं करती। हमें पता है क्योंकि ये बॉडी को जितना हो सकेगा उतना स्टैटिक रखना चाहेगा, यानी उसकी मोशन में ओपोज करना चाहेगा, एक्सेलरेशन प्रोडक्शन में ओपोज करना चाहेगा, तो उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती। किसके ऊपर? इनर्शियल मास के ऊपर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इट इज द प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ये किस पे प्रोपोर्शनल करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी कितनी क्वांटिटी, हम बोल सकते हैं कि कितने, जो हमारी, पता है हमें बॉडी हमारी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हमारी जो बॉडी है वो कितने मैटर से बनी हुई है ना, वो इनर्शियल मास उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर बॉडी में ज्यादा पार्टिकल होंगे तो उसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा ओपोजिशन होगा, उसमें एक्सेलरेशन उसको उतना ही स्टैटिक रखना चाहेगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हुआ? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है उसमें कितनी क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी ज्यादा हुई, पार्टिकल की बोल सकते हैं हम, तो उसमें ज्यादा ओपोजिशन, कम ओपोजिशन होगा। अगर पार्टिकल क्वांटिटी कम हुई तो उसमें ओपोजिशन ज्यादा होगा, है ना, तो वो हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। अब ये इस पे कोई जो है इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट है किस पे? साइज पे, शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी, यानी ना तो वो साइज पे डिपेंड करती है ना ही वो शेप पे डिपेंड करती है। हमें पता है बॉडी में अगर वो एक्सेलरेट ओपोज करना चाहेगी तो वो बॉडी की कुछ भी शेप हो, कुछ भी हमारा साइज हो, कुछ भी हमारी बॉडी की स्टेट हो, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर हमारी बॉडी गर्म है, ठंडी है, उस पर भी वो डिपेंड नहीं करती। उसके बाद इनर्शियल मास इज गिवन बाय, अब इनर्शियल मास हमारा जो गिवन होता है, मतलब जब हम फॉर्मूला न्यूमेरिकल यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमारा इसको हम यूज करेंगे कि इनर्शियल मास जो होता है m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जहां पे हमारी बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। तो उस केस में हमारी इनर्शियल मास क्या गिवन होगा? दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, जहां पे m हमारा क्या है? स्टैटिक मास, है ना। हमें पता है बॉडी को जितना चाहेगा उतना रेस्ट में रखना चाहेगा, तो m नॉट हमारा क्या है? जब बॉडी हमारी रेस्ट में होगी तो वो m नॉट होगा, है ना, 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये होता है हमारा इनर्शियल मास। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हमारा ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब हम करते हैं ग्रेविटेशनल, ये हमारा है दैट इज ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास इज ए मेजर हाउ मच एन ऑब्जेक्ट मास इज इफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल जो मास है वो क्या मेजर करता है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है, जो ग्रेविटेशन का जो फील्ड है उससे कितना इफेक्ट हुआ है ऑब्जेक्ट का मास। तो ग्रेविटेशनल मास हमें क्या मेजर, क्या बताता है कि
ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना इफेक्ट हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, एम, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अगर हम इसको मान ले ग्रेविटेशनल, क्या ग्रेविटेशनल मास मान लेते हैं बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रेविटेशनल मास को निकाले तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय एम, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जीएम बनेगा ना, क्योंकि जी एम जी बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम जी एफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मास है वो क्या कितना आ जाएगा, दैट इज एफ आर स्क्वायर बाय जी एम। अब हम जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक करेंगे ना ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा ना उसको हम ई से डिनोट करेंगे, और ये हमारा होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर बाई जी एम है तो इसको हम एफ बाई ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल मास हो गया वो क्या हो गया, दैट इज एफ बाई ई। ठीक है, अगर ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को यूनिट कर दे 1 कर दे, तो हमारा जो है ग्रेविटेशनल मास है वो कितना हो जाएगा, इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किस केस में, अगर हम इस फील्ड को यूनिटी कर दें यानी 1 कर दें। ठीक है, आपको यहाँ से जो ये ई है ना जी एम बाई आर स्क्वायर, जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये ई इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, अगर इसी में हमसे पूछा जाए कि हमारा जो कंपैरिजन अगर हमें बताओ कि जो इनर्शियल मास है और जो ग्रेविटेशनल मास है उसमें, तो इन दोनों में हम कंपैरिजन कैसे बताएंगे, जो हमारा इनर्शियल मास है और जो ग्रेविटेशनल मास है उसमें। तो देखो सबसे पहले हमें वही दोनों में पार्टीशन लाइन बनानी है। ये हो गया हमारा इनर्शियल मास, ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल मास। दोनों में बिल्कुल ही कॉमन सा कंपैरिजन है। देखो दोनों ही हमारी क्या है, सेम यूनिट है, दोनों की केजी है। ठीक है, तो दोनों की हमारी मेजर बाय सेम यूनिट। ठीक है, मेजर बाय सेम यूनिट, क्योंकि हमारे पास मास है तो हम केजी बोल सकते हैं। ठीक है, केजी। ठीक है, मेजर बाय सेम यूनिट। दोनों ही हमारी क्या है, स्केलर, बोथ आर स्केलर। ठीक है, ऐसे लिख देना, बोथ आर स्केलर। अब स्केलर आपको पता होगा कि सिर्फ हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, है ना, हमें पता है। और मास दोनों हमें पता है, मास हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हम जब मास को मेजर करते हैं ना तो ऐसा तो नहीं करते कि हमारा 1 kg ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में, तो उस केस में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही क्या हो गए, स्केलर, क्योंकि दोनों ही मास है। ठीक है, तो बोथ आर स्केलर, बोथ आर स्केलर। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे, थर्ड क्या होगा, बोथ डज नॉट डिपेंड ऑन। दोनों ही हमें पता है, ना तो हमारी शेप पे डिपेंड करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की स्टेट कैसी ही हो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। ठीक है, बोथ डज नॉट डिपेंड शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी, इसमें भी हम सेम लिखेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, और अगर हम फोर्थ देखें तो हमें पता है कि जो हम इनर्शियल मास निकालते हैं वो हमारा कैसे निकालेंगे, इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और अगर हम ग्रेविटेशनल मास निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो टॉपिक था ये बहुत ही बेसिक था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, थर्ड में हमारा है, जो फोर्थ में है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है इनर्शियल मास आता है, क्योंकि हमें पता है जो F इज इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ पे जो इनर्शियल मास mi होगा वो F बाई ए होगा। ठीक है, जो मैंने इनर्शियल मास की डेफिनेशन बताई थी ना, उसमें ये भी होता है कि जो फोर्स होता है, रेशियो ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दैट इज इनर्शियल मास, है ना। तो ये होगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और ये होगा हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है,
उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट लिखें, क्योंकि 5 पॉइंट तो हमें लिखने ही होते हैं बिल्कुल दोनों में, ठीक है। तो अगर हम फिफ्थ पॉइंट लिखें, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, अब वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक था हमारा आज का, ठीक है। हमारा जो होगा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा इनर्शियल बैलेंस है ना, इनर्शियल बैलेंस is measured by inertial mass and spring balance is measured by gravitational mass, measured by gravitational mass। बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्प्रिंग बैलेंस का मतलब अगर वो नीचे की ओर लटका हुआ होता है, ठीक है, तो वो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल मास ही तो होगा कि उस मतलब ग्रेविटेशनल मास की डेफिनेशन हमारी क्या थी कि वो ऑब्जेक्ट के मास को कितना इफेक्ट कर रहा है, तो वो जो हम मेजर हम उसको करेंगे ग्रेविटेशनल मास से, क्या। तो ये हो जाएंगे हमारे इसके 5 जो हैं इन दोनों में कंपैरिजन, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट था, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो इनर्शियल मास है, जो ग्रेविटेशनल मास है, उसमें क्या फर्क होता है। इनर्शियल मास हमारा क्या होता है कि अगर बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो कितना अपोज कर सकता है, बॉडी की वो टेंडेंसी बोल सकते हैं हम, बॉडी की एबिलिटी बोल सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होने से रोकने की कितनी एबिलिटी होती है। अगर हम ग्रेविटेशनल मास को देखें तो ग्रेविटेशनल मास हमारा क्या होगा कि बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से कितना इफेक्ट होता है, ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। इन दोनों में ये हमारे 5 कंपैरिजन, अगर इस पे बेस हमारा क्वेश्चन आ भी जाता है तो दोनों में हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा, फिर हमें इन दोनों में कंपैरिजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे दोनों इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। अब इसी के बाद हम है बिल्कुल छोटा सा हमारा टॉपिक है कि हमारा मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, कॉमन है बिल्कुल ही। उसके बाद हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होएगा, ठीक है। अब तक बिल्कुल बेसिक था, आज का जो टॉपिक था बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। एक और सिंपल सा टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये हमारे जो है बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है कि हमारा अगर मास और वेट में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए, क्योंकि ये इनर्शियल मास और जो ग्रेविटेशनल मास है उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने जो है इसको लिया है टॉपिक में। तो जो मास और जो वेट है उनमें डिफरेंस क्या होता है, हमें पता है किसी भी बॉडी का मास जरूर होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बॉडी हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो क्वांटिटी जो होती है मैटर की कंटेन्ड इन द बॉडी, यानी कुछ भी क्वांटिटी हो वो मतलब कोई भी बॉडी हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, यानी उसमें उसकी कुछ तो क्वांटिटी होगी। यानी मास जो है हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। और जो वेट होता है इट इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी, यानी ये हमारा क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी, यानी जो हमारा जो अर्थ एक्सर्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या होगा, इट वैल्यू डज नॉट चेंज विद जी, यानी इसकी जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ वेरी नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी में अगर कुछ मास कंटेंट होगा तो जी के साथ ये बिल्कुल वेरी नहीं करेगी, लेकिन हमें पता है क्योंकि ये हमारी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन जो वेट होता है इट इज द अट्रैक्शन फोर्स जो होता है एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन बॉडी, तो ये जो है वैल्यू जो है चेंज करेगी जी के साथ। अगर हमें पता है बॉडी का वेट अगर कम है ज्यादा है तो वो जी के साथ वेरी करेगा, अगर कम है तो वो उस पर कम जो ग्रेविटी है उसके ऊपर कम फोर्स एक्सर्ट करेगी। हमें पता है हल्की चीज जो है हवा में रहती है, लेकिन अगर वहीं पे उसका जो वेट ज्यादा है तो वो बॉडी जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करेगी, उस पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण वो जल्दी से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। उसके बाद इट वैल्यू कैन नेवर बी जीरो, हमें पता है मास कभी भी जीरो नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी बॉडी का मास जरूर होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है।
उसके बाद एट इनफाइनाइट, लेकिन जो वेट होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, जो अर्थ के सेंटर पे, जैसा कि मैंने वेरिएशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया था, सिर्फ और सिर्फ हमारी इनफाइनाइट जो है इन्फिनिटी पे हमारी जो है सेंटर पे हमारी जो अर्थ इट्स वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है ना। मैंने यूनिट हमें पता है इसकी केजी होती है, इसकी केजी पर वेट होती है, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल बैलेंस एंड इट इज डिटरमाइंड बाय स्प्रिंग बैलेंस। हमें पता है वेट स्प्रिंग बैलेंस पे ही डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग को ले, ठीक है, अगर उस पर कुछ वेट लटका दें तो उससे हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से इसके वेट को, ठीक है। इट इज, हमें पता है फिजिकल बैलेंस से हम मास को बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है मास हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज ए नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्योंकि अगर मान लिया हमारी जो है बॉडी का वेट अगर हल्का हो, ठीक है, अगर वो लाइट हो, तो हमें पता है अगर हम देखें कि वो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों ही होंगे, वो किसी डायरेक्शन में भी जाएगा। और यहाँ पे मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास ये डिफरेंस आ गया था, क्योंकि ये इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास से रिलेटेड था, तो इसलिए इसको भी करवाना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास का। ये हमारा कॉमन इनमें डिफरेंस था मास में और वेट में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, और उन पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।